ओके, आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्योंकि 10th एसएससी के बोर्ड्स आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उनके लिए बना रहा हूँ। मैं सिर्फ ग्रेविटेशन ही नहीं बल्कि S1 में जितने भी फिजिक्स चैप्टर्स हैं उसमें न्यूमेरिकल्स कैसे हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आज का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैं ग्रेविटेशन के लिए बनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके मैं सारे वीडियोस अपलोड कर दूं न्यूमेरिकल के। ठीक है, अगर आपको थियोरी में भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, मैं उसके लिए भी वीडियोस बना दूंगा। ओके, तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशन में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन हम सबको पता है क्या होता है। एवरी ऑब्जेक्ट in universe attract other objects। ये जो है ना, ये 1 मार्क्स का डेफिनेशन है। ठीक है, और कभी भी अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछा है तो वो एक नहीं पूछते, वो कम से कम 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हो गया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स दैट इज directly proportional to product of mass। इसका 1 मार्क्स हो गया। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर ये 3 मार्क्स का तो ये 1 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर 3 मार्क्स का पूछा है तो आपको ये सब लिखना। ओके, ये कंटिन्यूएशन है, मैंने बस आपको बताया कि 3 मार्क्स कैसे कैसे डिवाइड किए जाते हैं। ओके, नो जो नेक्स्ट है वो है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, वो डिराइव ऐसे कुछ किया जाता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब m1 m2 d² क्या है? मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, एक मास m1 है और एक का मास m2 है। इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो d है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को इस फोर्स से इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को इस फोर्स से इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके बीच में फोर्स एग्जिस्ट होता है। तो ये जो फोर्स है ये वही फोर्स है। m1 m2 आर द मास ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स। ओके, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मुझे मिलेगा F इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा, तो ये हो जाएगा g m1 m2 अपॉन d²। ध्यान रखिए इसमें जो मास m1 m2 है ना, दीज आर द मास ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड इनका जो यूनिट होता है वो kg में होता है हमेशा। ये kg में होता है और ये जो डिस्टेंस होता है ये मीटर में होता है। ओके, हमको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ओके, तो मैं वही चीज लिखूंगा यहाँ पर, न्यूटन, मास का है kg इंटू kg अपॉन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज मीटर और उसका स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो g है ना, ये g मेरे को कहाँ से आया, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको मैंने कन्वर्ट करके बोला कि भाई ये जो g है ये कांस्टेंट है, और हमें पता है कांस्टेंट की हमेशा एक वैल्यू होती है, तो g की भी एक वैल्यू है। पहली बात तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, ना इसको एक यूनिट भी होता है, इसको एक यूनिट भी होता है, तो वो यूनिट क्या है पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई kg इंटू kg कितना होता है, दिस इज g इंटू kg स्क्वायर हो जाएगा। अभी kg स्क्वायर नीचे आएगा तो कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इज इक्वल टू g। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है 1 या फिर 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि डिराइव द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। फोर्स, ये फॉर्मूला पता है आपको, फोर्स की जगह न्यूटन पुट कर देना, मास की जगह kg पुट कर देना, क्योंकि ये सब इसके यूनिट है ना यार। डिस्टेंस मीटर है तो उसको मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर को यहाँ पर लेकर चले जाओ, kg इंटू kg, kg स्क्वायर हो गया, उसको नीचे लेकर चले जाओ, उसको न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ g। ओके, तो ये एक चीज था ना। इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं,
F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये है m1 और ये है m2, ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो है d। तो हमको पता है जब ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर है। ओके, अब मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बढ़ा दी, मैंने कितना इसको मैंने डिस्टेंस कर दिया, मान लो इसको मैंने जो डिस्टेंस है उसको कर दिया 2d। ये m1 है m2 है, मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, f इज इक्वल टू जी m1 m2। अभी क्या है, अभी डिस्टेंस d नहीं है, अभी डिस्टेंस कितना है 2d है, तो डिस्टेंस है 2d और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं ना हम लोग, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 2d है, तो उसका स्क्वायर, तो 2d द होल स्क्वायर। ओके, नाउ हम अभी जाहिर सी बात है फोर्स चेंज होगा, है ना यार। अगर आप दो मैग्नेट को पास रखोगे तो वो जोर से चिपकेगा, अगर आप दूर रखोगे तो थोड़ा सा इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होगा, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। आप दूर लेकर जाओगे तो वो कम चिपकेगा चुंबक, पास में लेकर आओगे जल्दी चिपक जाएगा। तो यहाँ पर भी फोर्स वेरी होगा क्योंकि आप इन दोनों को जुदा कर रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए एफ डैश है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा मतलब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय f डैश इज इक्वल टू जी m1 m2 होल डिवाइडेड बाय 2d का होल स्क्वायर कितना होता है 4d स्क्वायर, है ना। ये सब कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, f अपॉन f डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4। ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, f अपॉन f डैश इज इक्वल टू 4। आप इसको इधर लेकर जाओगे तो ये कितना होगा, f इज इक्वल टू 4f डैश, या फिर f अपॉन 4 इज इक्वल टू f डैश, ठीक है। हमेशा याद रखना एग्जाम में आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो आपको जो भी आप नया फोर्स निकालोगे दैट इक्वल टू व्हाटएवर जो भी चीज है, ठीक है, तो आपको नई वैल्यू निकालनी होती है हमेशा। ओके ना, हमेशा एक चीज याद रखना, फिजिक्स के कोई भी प्रॉब्लम में, चाहे वो ग्रेविटेशन से हो, चाहे वो कहीं कोई भी चैप्टर से हो, ठीक है, कभी भी अगर बोला है ना 2 टाइम्स 3 टाइम्स बड़ा है, 4 टाइम्स बड़ा है, 1/3 कर दिया है, तो हमेशा याद करना उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमेशा रेशियो लेना पड़ता है। वी ऑलवेज हैव टू टेक अ रेशियो, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने इनको और पास लेकर आ गया मैं, अब मैंने डिस्टेंस को कर दिया d/2, ठीक है, m1 m2। चलिए पहले हम थोड़ा सा सिंपल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लेकर चले गया m2, और मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया 3d, ठीक है। वीडियो पॉज करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, इनका फोर्स कैसे वेरी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले मैं लगाऊंगा इसका फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, है ना। अब मैंने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो फोर्स भी चेंज होगा। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ f डैश इज इक्वल टू जी m1 m2 होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 3d है, तो 3d का स्क्वायर, ठीक है, 3d का स्क्वायर होल डिवाइड हो गया, ये कट तो कितना होगा, f अपॉन f डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 9d स्क्वायर, है ना। ये d स्क्वायर ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना होगा, f अपॉन f डैश इज इक्वल टू 9d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, क्योंकि हम हमेशा f डैश के टर्म्स में निकालते हैं, तो ये कितना होगा, f अपॉन 9 इज इक्वल टू f डैश। तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि द न्यू फोर्स इज 1 अपॉन 9 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स, आप ऐसे लिखोगे स्टेटमेंट में, ओके, ठीक है। न्यू फोर्स लिखोगे, या फिर जो भी आप, अगर इंग्लिश अच्छी आती तो आप और कुछ भी लिख देना इसमें, ठीक है, ओके। चलिए एक और सम देखते हैं, ओके। नेक्स्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये m1 है, ये m2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस d है। आपने इसको कम कर दिया, ठीक है, आपने इसको यहाँ पर लेकर आ गए, तो मान लीजिए आपने जो डिस्टेंस है उसको d/2 कर दिया, ये m1 है, ये m2 है ना। इसका फोर्स कितना आएगा, इसका फोर्स आएगा f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ओके ना। आपने डिस्टेंस को कम कर दिया तो जाहिर सी बात है फोर्स भी चेंज होगा। फोर्स कितना होगा, f डैश इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस कितना है d/2 द होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का रेशियो ले लूंगा, ओके। तो ये गया, ये कट,
तो कितना होगा एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन डी बाई टू द होल स्क्वायर। देखिए ये कट गया, इधर 1 बचा तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो डी बाई टू का होल स्क्वायर कितना होता है डी स्क्वायर अपॉन 4। ओके, डी स्क्वायर अपॉन 4। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 4 इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये 4 इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। ये डी स्क्वायर, अच्छा चलिए मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, ये डी स्क्वायर इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू 4, ये और ये कट, तो कितना होगा एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4f इज इक्वल टू एफ डैश, तो 4f इज इक्वल टू एफ डैश हो जाएगा। मतलब न्यू फोर्स हैज इंक्रीज, न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। क्लियर है? सो ये क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो बोर्ड्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओके, ये वाले जो रेशियो वाले क्वेश्चन है ना, हमको आगे और भी जाकर मिलेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो एक पार्ट है वहां पर भी बहुत जाकर मिलेगा। ओके, इससे और कैसे फॉर्मूले पूछे, इस फॉर्मूले से हम लोग और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल है, कुछ ऐसे बोल दिया जाता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए अर्थ है, इसका आपको मास देंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है, और यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है लेट्स से जिसका मास है 9 इंटू 10 टू द पावर लेट्स से कुछ भी ले लेते हैं 20 kg है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 10 किलोमीटर, और आपको इसका निकालना है फोर्स। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, मैं करने के लिए आपको दिखा दूंगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर कैलकुलेशन के बाद रुक जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, मतलब विदाउट कैलकुलेटेड वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ करते कैसे, ताकि एक पॉइंट पर आने के बाद आप उसको वहां पर छोड़ देना, कैलकुलेशन होता है तो बिल्कुल करिए आप, बट डोंट वेस्ट टाइम मच ऑन दैट। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ करते कैसे इसको। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है। जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होती है। मास 1 कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 है। मास 2 कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 20 है, होल डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है इसके बीच का 6.4 इंटू 10 टू द पावर 10। ना ध्यान रखिए, मैंने जब आपको चीज बताई थी एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें मैंने क्या बोला था ये मीटर में होता है ना, बट ये तो किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को अगर मेरे को मीटर में करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटू 1000 करूंगा। ठीक है, तो उसी तरह मैं इसको इंटू 1000 करूंगा। इंटू 1000 करूंगा मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 1000 का मतलब होता है इंटू 10 टू द पावर 3, तो 1000 की जगह मैं 10 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 13 मीटर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 13 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा 6.67 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 20 प्लस 24 कितना हो जाएगा 44, 44 माइनस 11 होता है 33, राइट, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 33। ओके ओके, होल डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 13 इंटू 10 टू द पावर 13, क्यों, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला पार्ट, 6.67 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 33 होल डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 26, ये ऊपर जाएगा तो 33 माइनस 26 कितना हो जाता है 7 है ना, 7 होता है। सो 6.67 इंटू 9 6 54 इंटू 10 टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4, दैट्स इट, इतना ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये सॉल्व, इसके बाद सिर्फ आपको इतना ही सॉल्व करना। ओके, नाउ आपके पास टाइम होगा आप सॉल्व करो, अगर टाइम नहीं है इसके आगे अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब मैं यहाँ से 1-2 पॉइंट निकाल कर यहाँ पर इंटू 100 कर दूं, तो यहाँ पर ये 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 100 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कैंसिल कर सकता हूँ, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 2 4 2 7 14 हो जाएगा, 2 3 6 2 2 4 हो जाएगा, बस उसके बाद फिर आप अटक जाओगे। ठीक है, फिर आपको इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास।
तो देखिए अगर आपके पास टाइम होगा तो ही सॉल्व कीजिए, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस। आंसर नहीं मिला तो उसका 1 मार्क्स कटेगा, दैट्स फाइन, क्योंकि आप इसमें कैलकुलेशन आप इसका कैलकुलेशन करके आप बाकी के 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आप छोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप उसको यहाँ तक ही छोड़ दें। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इससे रिलेटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ इससे कैसे फॉर्मूलेस इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या क्या पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप वो ध्यान रखें, ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, नहीं है इंपॉर्टेंट, इसमें केपलर्स लॉ भी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन ऑब्वियस ही बात है, और इसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, वो करते हैं जी से। ठीक है, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, और क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ जी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जो कैपिटल जी होता है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, उसकी फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है अर्थ पर। अर्थ पर इसकी कितनी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ पे होती है, अर्थ पे होती है। तो ये चीज है, ठीक है, तो ये कैपिटल जी ये होता है और स्मॉल जी ये होता है, तो ये फर्क आप पता कर लेना इसमें पहले। ठीक है, समझ लो इसको। नाउ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या फर्क है, मतलब सॉरी क्या रिलेशन है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल रिलेशन है, वो है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर एम मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, वो कॉपी करना था, कॉपी कर सकते हैं। ओके, नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, देखिए आपके पास एक प्लैनेट है ए और एक प्लैनेट है बी। ठीक है, इस प्लैनेट में लेट्स से इस प्लैनेट का मास है एम ए और इस प्लैनेट का मास है एम बी। ठीक है, इस प्लैनेट का मास आर ए है और इस प्लैनेट का मास आर बी है। ठीक है, और आपको बोला है कि और मान लीजिए इस प्लैनेट का जी ए है स्मॉल जी और इसका है जी बी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि मास ऑफ ए इज 4 times mass of B and radius of A is 1/3 times radius of B. Okay, mass of A is 4 times mass of B and radius of A is 1/3 RB. तो आपको पूछा है कि what is the ratio of GA upon GB, या आपको पूछा जाएगा कि how does acceleration due to gravity on A depend, और how the acceleration due to gravity on A vary. ठीक है, या B vary, जो भी है पूछा जाएगा। तो कभी भी मैंने अभी बताया ना आपको, कभी भी आपको ऐसे बोला है 4 टाइम्स बोला है या 1/3 टाइम बोला है, कभी भी ऐसी चीजें बोली जाती है ना, तो इसका एक बड़ा सिंपल फंडा होता है, आप लगाइए रेशियो, खत्म कीजिए और रेशियो लगा दीजिए। अब आप बोलोगे ओके वेट ए सेकेंड, मेरे पास क्या क्या चीज है, मेरे को स्मॉल जी कैपिटल एम आर का ये ए के रिलेशन पता है, तो चलो मैं ये लगा देता हूँ, जी ए इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ए अपॉन आर ए का होल स्क्वायर, है ना। फिर आप बोलोगे कि ठीक है चलो जीबी में भी वो लगा देते हैं, जीबी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। फिर आप बोलोगे कि ठीक है सर ने बोला था रेशियो ले लेता हूँ, तो रेशियो ले लेता हूँ, बट अभी इसके आगे क्या हो, तो देखिए मास ए कितना है 4 MB है ना, मास ऑफ ए इज 4 MB, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको वहां पर लिख देता हूँ। ओके ठीक है, मास ऑफ ए कितना है 4 MB है ना, तो ये हो जाएगा जी ए इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ ए कितना है 4 MB, तो ये हो जाएगा 4 MB होल डिवाइडेड बाय आर ए कितना है 1/3 आर बी, तो 1/3 आर बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय जी बी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। ओके, नाउ अभी क्या होगा, ये और ये कट हो गया, एम बी और एम बी कट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, जी ए इज इक्वल टू 1/r बी स्क्वायर
अपॉन 9 होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर बी स्क्वायर, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका कुछ जी ए, सॉरी ये जी बी है, ठीक है, जी ए इज इक्वल टू 9 अपॉन आर बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय जी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर बी स्क्वायर, ये और ये कट तो आपका कितना आएगा जी ए अपॉन जी बी इज इक्वल टू 9, या फिर आप बोल सकते हो जी ए इज इक्वल टू 9 जी बी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए इज 9 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस को हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक प्लैनेट है जिसका मास है ma, और इसका एक और प्लैनेट है जिसका मास है mb, ठीक है। मास a जो है मास b जो है वो 4/3 टाइम्स मास ऑफ a है, और रेडियस ऑफ a जो है वो है 1 या 2/3 ऑफ रेडियस ऑफ b। आपको निकालना है कि इसकी rb है, ठीक है। आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बी। ओके, चलिए पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा g इंटू मास ऑफ ए अपॉन आर ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय g इंटू मास ऑफ b अपॉन आर बी का होल स्क्वायर। मेरे को यही फॉर्मूला पता है, इसके आगे कुछ नहीं पता है। अब हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आप रेशियो निकाल रहे होते हो ना, तो जो भी वैल्यू आप पुट करो ना, सबको एक ही वैल्यू पुट किया करो, ठीक है। सारी वैल्यूज एक ही पुट किया करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मास एम ए, यहाँ पर आपने आर ए लिया, यहाँ पर आप मास एम बी मत रखो, इसको एम ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब एम बी को मैं एम ए में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये देखिए, एम बी को मैं एम ए में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा 3mb अपॉन 4 इज इक्वल टू एम ए, या फिर चलिए हाँ ये तो दिया हुआ है ना ऑलरेडी, ठीक है। तो mb इज इक्वल टू 4/3 एम ए ना, तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा g इंटू एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई g इंटू एम बी इज इक्वल टू समथिंग ऑफ एम ए होना चाहिए, क्योंकि मेरे को एम ए है ना यहाँ पर, तो एम ए और एम ए कट हो जाएगा, ठीक है। तो एम बी को मैं क्या लिखूंगा 4/3 एम ए होल डिवाइडेड बाय आर ए कितना है मेरे पास, आर ए 2/3 आर बी है, ठीक है। अब देखते हैं अब आर बी कितना है, आर बी का होल स्क्वायर है ना, आर बी मेरे पास नहीं है, मेरे पास आर बी नहीं है, बट देखो ना यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3ra अपॉन 2 इज इक्वल टू आर बी। तो यहाँ पर मैं आर बी की जगह क्या लिखूंगा 3ra अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ओके, 3ra अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए ये एम ए, यहाँ पर भी एम ए लिखिए, यहाँ पर आर ए, यहाँ पर भी आर ए कीजिए, तो क्या होगा कैंसिलेशन हो जाएगा और आपको जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बट ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये एम ए है एम बी एम, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, या तो आप इसको एम बी आर बी करके इसको भी एम बी आर बी में कन्वर्ट कीजिए, या फिर इसको एम ए आर ए में रखकर इसको भी एम ए आर ए में कीजिए, तभी जाकर कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा कितना है, आपके पास बचा है जी ए अपॉन जी बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 4/3 होल डिवाइडेड बाय अच्छा यहाँ पर आर ए स्क्वायर बचेगा, सॉरी यहाँ पर आर ए स्क्वायर बच जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 इंटू आर ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4, 9 आर ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। अब ये जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी ए अपॉन जी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 अपॉन 9 3 जा, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 इंटू आर ए स्क्वायर, ये और ये भी कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या जी ए अपॉन जी बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 16/27, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आएगा जी ए अपॉन जी बी इज इक्वल टू 27/16, ये आपका आंसर होगा, ओके। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर याद करने वाली क्या है या समझने वाली क्या है कि आपका ये चीज हमेशा सब सेम होना चाहिए, ये सब सेम होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट बार देखते हैं। नाउ इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, और ओके एक और जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मास और वेट में,
मास और वेट में। तो देखिए मास जो है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर होता है वो मास होता है। बट वेट जो होता है, वेट इज नथिंग बट द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ से कितनी फोर्स से अट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेट। मास जो होता है, अब देखिए मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मैटर मतलब क्या होगा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। और मैटर किसके बने रहता है, एटम्स के। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो एटम्स रहेंगे वो तो चेंज नहीं होंगे, आप उसको भले ही धरती पे रखो या चांद पे रखो। तो मास जो रहता है ना, मास कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि मैटर कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना ये मारकर जाकर चांद में फूल जाएगा, नहीं फूलेगा, उसका जो मास है वही रहेगा। तो मास जो है इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज, कभी चेंज नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड वेट जो होता है ना, वेट इज फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। और ये जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वेट को ना कभी कभी हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, याद रखना। क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है तो कंफ्यूज मत रहना, वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज है। और इसका एक फॉर्मूला है, वो है W इज इक्वल टू एम इंटू जी। वेट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी है। तो यहाँ पर आप देखिए जो g है ना, g वेरी होता है हमेशा, g कभी फिक्स नहीं होता, हर जगह पर g अलग अलग होता है। चांद पर अलग होगा, धरती पर अलग होगा, मार्स में जाओगे उधर अलग होगा, कोई दूसरे प्लैनेट में जाओगे वहां पर अलग होगा। तो क्योंकि ये अलग होगा तो वेट क्या होगा, वेट भी हमेशा चेंज करता रहेगा। सो वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मास और वेट का डिफरेंस पूछा जा सकता है। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट लिख देना, यूनिट मास का होता है केजी या फिर आप ग्राम भी बोल सकते हो। और जो वेट का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ये होता है एसआई यूनिट, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, या फिर डाइन आप बोल सकते हैं, न्यूटन या फिर डाइन। ये दोनों सीजीएस में है, ये एसआई ये सीजीएस है, ये भी एसआई है और ये सीजीएस यूनिट है। ओके चलिए, अब फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी होता है। ओके, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। मान लीजिए एक प्लैनेट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट 60 न्यूटन है। आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर, मतलब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर चले जाओगे तो यहाँ पर इसका वेट कितना होगा, प्रोवाइडेड दैट, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड दैट जी, ओके, जी ऑन this is planet A and this is planet B, ठीक है। so g on planet A is 4 times g on planet B, मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 4 गुना है यहाँ पर जितना है। तो अगर मान लो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 40 है। ओके सॉरी, यहाँ पर अगर 10 है, यहाँ पर अगर 40 है, ओके, अगर यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर 160 है, ठीक है। अगर यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा वेट देखते हैं ना, सिंपल है, मैंने बोला ना यहाँ पर टाइम्स कुछ ऐसा दिया ना तो रेशियो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो पहले देखिए ऐसा कौन सा चीज फॉर्मूला है, W और G में क्या रिलेशन है, एक ही रिलेशन है, W इज इक्वल टू M इंटू जी का। ओके, ना मैं लिखूंगा वेट ऑन प्लैनेट ए, मास ऑन प्लैनेट ए, G ऑन प्लैनेट ए, W B मास ऑफ प्लैनेट बी, मतलब मास ऑन प्लैनेट बी एंड G ऑन प्लैनेट बी, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास प्लैनेट ए पर या इसका मास प्लैनेट बी पर सेम ही रहेगा, है ना। मास तो भाई प्लैनेट पे सेम ही रहेगा, कहीं पर भी आप लेकर जाओ तो ये और ये कट हो जाएगा। वेट ऑन ए कितना है, वेट ऑन ए है 60, वेट ऑन बी निकालना है, जी ऑन ए कितना है 4 GB है और ये GB हो जाएगा। तो GB और GB कैंसिल, कितना हो जाएगा, WB को यहाँ पर लेकर जाओ, ये इधर जाओ तो कितना हो जाएगा 60/4 इज इक्वल टू WB, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो WB कितना आएगा 15 न्यूटन। मतलब आप अगर इस प्लैनेट पे इसको लेकर जाओगे तो यहाँ पर इसका वेट 15 न्यूटन दिखाएगा। ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। जो नेक्स्ट है ना वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में 3-4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, ठीक है। वो है जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो और जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका ना। आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो ना, तो आप ऑब्जेक्ट को इनिशियली कुछ वेलोसिटी दे रहे हो, है ना। स्टार्टिंग में आप कुछ वेलोसिटी दे रहे हो उसको, तो हमेशा याद रखना कि इनिशियली वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो रहती है, कुछ भी रहती है। मतलब
मैं यहाँ पर डैश कर रहा हूँ। डैश क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड में। अब होता है क्या, जब बॉल ऊपर जाता है तो इसका वेलोसिटी कम 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 हो जाता है। एक पॉइंट पर आकर इसकी फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है इसके एक पॉइंट पर आने के बाद। ठीक है, तो कभी भी आप बॉल को ऊपर फेंकोगे ना तो ये चीज याद रखना, इनिशियली कोई वेलोसिटी दी है, बॉल सबसे ऊपर जाने के बाद फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और यहाँ पर जो जी होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नेगेटिव लगता है। जी नेगेटिव होता है ऐसे किस केस में। ठीक है ना, हम बात करते हैं दूसरी चीज की। आपने मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट नीचे तभी आएगा जब उसको कहीं तो किसी ने कोई पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा होगा। तो मान लीजिए पर्टिकुलर हाइट से आपने छोड़ा है तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है ना, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है इसकी? 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जैसे ही बॉल नीचे आएगा तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एकदम टकराने से पहले इसकी फाइनली वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी फाइनली वेलोसिटी। यहां पर आपका जी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा है इसलिए। और हमेशा यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये जो सिचुएशन है ना, इसको एक और नाम दिया जाता है, वो है फ्री फॉल का। फ्री फॉल का सिचुएशन है। फ्री फॉल में हमेशा याद रखना कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, चलिए, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी of 60 meter per second. Calculate the maximum height it reaches. Maximum height it reaches. Now आप बोलोगे अरे ठीक है सर, बट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वार्मूला तो कुछ दिया ही नहीं आपने। तो यार इसका वही फॉर्मूला जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। क्या है फॉर्मूला? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये 3 फॉर्मूला। ओके, जिसमें मेरे को बताने, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पर। v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। s मतलब होता है डिस्टेंस, जो होता है मीटर में। ठीक है, t मतलब होता है टाइम, जो होता है सेकेंड में। और g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, और कुछ नहीं छोड़ रहा ना? हाँ ठीक है, सारा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, तो जाहिर सी बात है ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में आपको पता है कि इनिशियली कितनी मैंने वेलोसिटी दी है, तो u 60 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब देखिए इसमें ये वाली चीज हिडन है, ये चीज हिडन है। कभी भी आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो ये कभी नहीं बोलेंगे आपको कि भाई बॉल ऊपर जाकर 0 हो जाती है, लॉजिकल चीज है। तो ये चीज हिडन रहती है, तो आप इसको यूटिलाइज करो सॉल्व करने के लिए। तो u 60 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और v कितना है? v है 0 मीटर पर सेकेंड। v कितना है? v है 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और मेरे को और मान लीजिए जो g इन लोगों ने दिया हुआ है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन लोगों ने जो g दिया है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, तो g भी मेरे को इन लोगों ने दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तो मेरे को निकालना है s। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें v भी है, u भी है, g भी है, s भी है? v u g s नहीं है, v तो है ही नहीं, v u g s। मैं थर्ड वाला इक्वेशन यूज करूंगा, तो मैं यूज करूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, v 0 है, u कितना है? 60 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू। अब यहाँ पर काफी सारे लोग गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग 10 इंटू एस ले लेते हैं। ठीक है, तो पंगा होता क्या है कि आप जब इसको इधर लेकर जाओगे तो ये चलिए ये कितना हो जाएगा? 3600 है ना ये। आप इसको इधर लेकर जाओगे तो हो जाएगा -3600 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20s। आप इसको और इसको कट कर देते हो तो आप बोलते हो -360 अपॉन 2 इज इक्वल टू s। आप आसानी से ये 180 बोल -180 को आप बोल देते हो, -180 को आप साइन निकाल कर आप बोलते हो सिर्फ s इज 180 मीटर, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि आपका डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता। वो पता है गलती क्यों हुई है? गलती इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर आपने जो g है ना वो नेगेटिव नहीं लिया। मैंने बताया ना, बॉल को जब ऊपर फेंकोगे तो g नेगेटिव होता है, यहाँ पर आपने पॉजिटिव लिया है, तो वो गलती किया आपने। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 3600 प्लस 2 इंटू, मैं इसको -10 इंटू एस लूंगा। अब देखिए मेरा आंसर पॉजिटिव आता है, तो ये 3600 हो जाएगा -20s। तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये इस तरफ जाएगा तो ये कितना होगा? 20s इज इक्वल टू 3600, या फिर s इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 20। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा?
180 जा, तो s कितना आएगा 180 मीटर, तो 180 मीटर ये ऊपर जाएगा। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। यहाँ पर मैं छोटा सा बना देता हूँ। ऊपर फेंकते वक्त u की कुछ वैल्यू होती है, g नेगेटिव होता है और v जीरो होता है। बॉल नीचे आते वक्त u जीरो होता है, g पॉजिटिव होता है और v की कोई वैल्यू होती है। और यहाँ पर वो तीन इक्वेशन लिख देता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू रीच ग्राउंड। अज्यूम कर लो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू आप अज्यूम कर लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ हम एक और चीज इसमें मान लेते हैं, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है डिस्टेंस 100 मीटर है, जी ऊपर की तरफ फेंका ना बॉल को, तो जी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और ऑब्वियसली बात है, आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो v जीरो होगा ना, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। और मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है टाइम, निकालना है टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। अब हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया था आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताने के लिए। देखिए, जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो ना, तो ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगता है। तो अगर मान लीजिए ऊपर जाने के लिए 5 सेकंड लगा ना, तो नीचे जाने के लिए भी 5 सेकंड लगेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना टाइम निकाल दूं कि ऊपर जाने तक कितना टाइम लगा था, उसको इंटू 2 करूंगा तो टोटल टाइम निकल जाएगा कि बॉल ऊपर फेंकने तक वापस मेरे हाथ में कितना है। क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब है एक बॉल है जिसको आपने एक हाइट पर फेंका है, 100 मीटर की हाइट तक फेंका है, तो बॉल 100 मीटर तक ऊपर गया, फिर नीचे भी आएगा। तो सवाल ये है कि यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा। तो मुझे पता है कि ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने के लिए लगता है। अब ऊपर जाने का टाइम निकाल दूंगा, इंटू 2 करूंगा तो नीचे आने का भी टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकालता हूं। तो ऊपर का टाइम कितना आएगा देखते हैं। तो मेरे को टाइम निकालना है, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें वी जी एस टी है, वी जी नहीं है, इसमें भी वी नहीं है, वी जी एस है, बट मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ पर यू निकालता हूँ, ठीक है। मैं यू निकालता हूँ कितना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। वी जीरो है, यू स्क्वायर निकालना है, प्लस 2 इंटू जी कितना है -10 है, और डिस्टेंस कितना है 100 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर 20 इंटू 100, वो आपको देगा 2000। तो यू स्क्वायर माइनस 2000, ये इधर आएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, या फिर u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2000। स्क्वायर रूट ऑफ 2000 कितना होता है, आई थिंक ये होता है करने पड़ेगा इसका, 2000 हो गया, 2000 हो गया, 250 और ये 100, 5 से कर लेता हूँ, 500, 250 जा, 5 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, तो ये कनेक्शन हो गया इसका, और ये एक बैठ गया, ये एक बैठ गया। सो 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 रूट 5, तो 20 रूट 5 आएगा। तो यू कितना आएगा, यू आएगा 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यू कितना आएगा, यू आएगा आपका 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी आएगा। अब देखिए, अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास v भी है, मेरे पास u भी है, मेरे पास g भी है, और मेरे पास टाइम निकल जाएगा। आप चाहे तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। मत करिए, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बेस्ट है यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। तो इसमें मैं फॉर्मूला यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v कितना है, 0 है, u कितना है 20 रूट 5 है, और g कितना है -10 है ना, तो -10 इंटू टाइम, ये इधर जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 20 रूट 5, ये और ये कैंसिल, तो t कितना आएगा 2 रूट 5। तो बॉल को ऊपर फेंकने के लिए कितना टाइम लगा, 2 रूट 5 सेकेंड। तो जाहिर सी बात है नीचे आने के लिए भी कितना लगेगा, 2 रूट 5 सेकेंड। तो मैं सिंपली वापस 2 रूट 5 और प्लस 2 रूट 5 कर दूंगा, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 4 रूट 5
सेकेंड, तो ये आपका टाइम है 4√5 सेकेंड। ओके, तो ये क्वेश्चंस ग्रेविटेशंस में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं बता चुका हूँ कि किस किस तरीके के न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।